हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 75। हमारी जो पिछली वीडियोस आई हैं सर, उनमें हम लोगों ने पार्टनरशिप कंप्लीट किया है और शेयर कैपिटल कंप्लीट किया है। हमारा एक चैप्टर एनपीओ जो पार्टनरशिप वाली फर्स्ट बुक का है वो भी पेंडिंग है, और डिबेंचर्स में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दोनों पेंडिंग है। हम वो चैप्टर्स आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम लोग एक नई बुक शुरू करने वाले हैं, हमारी अकाउंट्स की बुक नंबर 3, या यूँ कहें कि हमारा सीबीएसई बोर्ड में जो पेपर आता है उसका सेकंड पार्ट जो होता है उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी बुक है उसका आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का। अगर हम बात करें आपके जो बोर्ड्स में पेपर आएगा, पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन जनरली 6 मार्क्स का आता है। 2 क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इस चैप्टर में से नियर अराउंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओवरऑल ये चैप्टर 12 to 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, पर अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी होगा। हमारे बोर्ड के पेपर में जो लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 75, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या सर? मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि सर हम लोगों ने 11th से 12th तक अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी है, 11th से 12th तक अभी तक हम लोगों ने शेयर कैपिटल तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी है, एक बार ध्यान से देखना हम लोगों ने वहाँ किया क्या था। हम लोगों ने वहाँ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा था, जहाँ आप लोगों ने जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनाई थी। तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि सर ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। हम लोगों ने लेजर अकाउंट्स बनाए। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि ट्रांजैक्शंस को समराइज कैसे किया जाता है। समराइजिंग में हम लोगों ने बात करी कि सर कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। हम लोगों ने क्लास 12th के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए। सर हर एक चीज़ हम लोगों ने अभी तक करी है। आज हम लोग जो ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं, बुक नंबर 3, इस बुक में हम लोग अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे सर। हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग नहीं सीखने वाले हैं। इस बुक में हम लोग जो चीज़ सीखेंगे वो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगी सर। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी चीज़ है सर। इस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारी जो अगली स्टेप होती है वो होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर हम लोगों को बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। बट हमारे जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक पढ़ रहे हैं। बात करते हैं सर, जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में जो कैश फ्लोज हैं वो कैसे हुए हैं। हमारे कैश का इनफ्लोज और आउटफ्लोज है उसको स्टडी करते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है। हम किसी भी बिजनेस के लिए कैश बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, जिस पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैश इज़ द लिक्विड एसेट, मोस्ट लिक्विड एसेट ऑफ द बिजनेस। अगर हम बात करें कि सर किसी भी बिजनेस में अगर कैश का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो उस बिजनेस में कैश क्रंच आ सकता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। उस केस में हम लोग बात करते हैं कि सर हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और हमारा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो मैनेज करना, ध्यान रखना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बोला है कि सर इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज कैश फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अगर हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोला है सर। इक्विवेलेंट्स मतलब क्या होता है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब ऐसे सारी एसेट्स जिनका इनफ्लो आउटफ्लो हुआ उस पर ध्यान रखना है, जो रेडिली कैश में कन्वर्टेबल हो जाती है सर। जैसे बैंक बैलेंस,
हमारा इजीली हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हम इजीली सर क्या कर सकते हैं, इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनका इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ है पूरे साल भर में, उसे पहचानना, उसे एनालाइज करना, ये सब हम लोग कहाँ देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। सर हमें कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, हमें कंपनी की क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। कंपनी की बैलेंस शीट में हम लोगों को दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एसेट्स के अंदर दिया हुआ है 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020, 2 साल का डेटा गिवन है। 31 मार्च 19 के दिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 1 लाख रुपीज़ और मार्च 20 के दिन यही अमाउंट है 4,50,000 रुपीज़। कितना है, 1 लाख ओपनिंग में, क्लोजिंग में कितना है, 4,50,000। इसे देख के ये पता चल रहा है कि सर ड्यूरिंग द ईयर हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस बढ़ गया, कितना, 3,50,000। तो सर ये पैसा कहाँ से आया, और साल भर भी पैसा गया होगा तो कहाँ गया, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में ये यूज़ हुआ है, कैसे ये पैसा बढ़ा है, क्यों बढ़ गया पैसा, क्या हमारे पास कहाँ से पैसा एक्स्ट्रा आया, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे किसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आया समझ में। हम लोग स्टडी क्या करेंगे कि हमारे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस किसकी वजह से हुए, हमारे पास इनफ्लोज कहाँ से आए, हमारा पैसा आउटफ्लो कौन सी साइड में हुआ है, कहाँ से हमारे को पैसा ज़्यादा मिला है, कहाँ से कम मिला है, कहाँ हमारा पैसा यूज हुआ है, कहाँ से हमें पैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सर आपकी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ को आप 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दीजिए। बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कितने पार्ट में कैटेगराइज करना है, 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट्स होंगे, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है, उन्हें हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सर कौन कौन सी कैटेगरीज होगी, पहली कैटेगरी होती है, उसका नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या नाम होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड जो कैटेगरी होगी उसका नाम होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड जो कैटेगरी के ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रांजैक्शन आएंगे कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। किस में आएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, इन सारे ट्रांजैक्शन को 3 टुकड़ों में बांट दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब सर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बांट तो दिया है, इनमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन कहाँ पर आएंगे। पहली चीज़ ये बहुत अच्छे से जान लीजिए कि सर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम लोग वो ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे जिनसे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक खर्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त हम रिकॉर्ड करते हैं, बट इसकी वजह से ना तो कैश आता है ना कैश जाता है, तो इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। उसके अलावा सर बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिन्हें हम लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जिन्हें हमें यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। सर कौन कौन सी कैटेगरी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग 3 पार्ट में बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, हम लोग क्लासिफाई करेंगे। आपने 11th क्लास में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस एक बार सुनते हैं। सर परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ सर्विसेज या अवेलिंग सर्विसेज, रेंडरिंग सर्विसेज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट एटसेट्रा। उसके अलावा पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। उसके अलावा परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स गिवन, लोन्स टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। उसके अलावा जब आप लोगों ने जब हम बात करें आपने क्लास 12th में जब किया तब आप लोगों ने देखा होगा इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने देखे हैं।
बात आती है कि सर बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना जरूरी है, और हमें ये जानना जरूरी है कि सर कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तभी जाके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो ट्रांजैक्शन आएंगे वो होंगे सर, सबसे पहले तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब होता क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस, वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस का मेन पर्पस है, बिजनेस का मेन काम है। बिजनेस हम लोगों ने शुरू किया है सर, मान लीजिए हम लोगों ने शुरू किया है बिजनेस जनरल स्टोर्स, या लेटेस्ट सपोज बात करें हम लोगों ने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है, तो हम लोगों के लिए हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होगी। अगर बात करें तो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी, कपड़ा बेचना, कपड़ा खरीदना, ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। वैसे ही अगर किसी भी बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करी जाए तो उसका जो मेन बिजनेस सोर्स है या मेन बिजनेस है वो बिजनेस क्या कहलाए, कौन सी एक्टिविटीज में है, वो ट्रांजैक्शन कौन सी एक्टिविटी में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो देखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग कौन कौन से ट्रांजैक्शन लिखेंगे। सबसे पहला परचेज और सेल ऑफ गुड्स। सर अगर हमारा गुड्स बेचने की बजाय हमारा कोई सर्विस देने का काम है, हमारा सर कोई ब्यूटी पार्लर है, हमारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम कोई प्रोफेशनल है, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में गुड्स वगैरह नहीं देके हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज देंगे। तो वहां पर परचेज सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड चीज सर, हम लोगों के बिजनेस में जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी का एक्सपेंस हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए, टेलीफोन चार्जेस हो गए, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से हो रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस भी कौन से आएंगे, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो यहां मैं लिखूंगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, वेजेस, रेंट एटसेट्रा। अगर आपने इनमें से कुछ भी दिया है तो हमारे लिए ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी है सर। उसके अलावा अगर बात करी जाए, हमारे को अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है बिजनेस के रेगुलर कोर्स में, अगर हमारे को कोई इनकम मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं बिजनेस में रेगुलरली कौन सी इनकम रिसीव होती है, रिसीट ऑफ इनकम सच एज, जैसे अगर मान ले आप कोई प्रोफेशनल है तो आपको कौन सी इनकम मिलेगी, आपको फीस मिलेगी। आप कोई ब्रोकर है तो आपको कमीशन मिलेगा या ब्रोकरेज मिलेगा। अगर हम बात करें आपका कोई कमीशन का बिजनेस है तो आपको कमीशन रिसीव होगा सर, या आपको रॉयल्टीज रिसीव हो सकती है, आपको रॉयल्टीज मिलती है रेगुलर केसेस पे। तो ये किस में आ जाएगा, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। उसके अलावा डेटर्स से पैसा मिल रहा है, वो हमारे ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी है। तो यहां लिखेंगे रिसीट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा मिलना, डेटर्स से पैसा मिल रहा है, वैसे ही हम क्रेडिटर्स को भी दे सकते हैं। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये भी हमारे ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी हो गई, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। उसी तरह से एक और एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। हम लोगों ने 11th तक ये चीज़ देखी थी कि सर इनकम टैक्स बिजनेस के लिए ड्राइंग्स होती है। हम लोगों ने 11th तक क्या पढ़ा कि इनकम टैक्स इज ड्राइंग फॉर द बिजनेस। तो जब भी हम लोग इनकम टैक्स का पेमेंट करते थे, मैं एंट्री करते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कंपनी में इनकम टैक्स एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, तो कंपनीज के अंदर इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, इनकम टैक्स से कोई रिफंड मिल रहा है वापस, तो वो कौन से नेचर की एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी होगी। आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग वाली होगी। इन्वेस्टिंग के अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, मतलब फिक्स एसेट खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना इन्वेस्टमेंट्स बेचना, ये सारी एक्टिविटीज किस में आती है, इन्वेस्टिंग में। तो देखिए क्या क्या आएगा, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वैसे ही परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हम लोगों ने एसेट खरीदी, एसेट बेची, इन्वेस्टमेंट खरीदे, इन्वेस्टमेंट बेचे। हम
लोन्स भी तो दे सकते हैं सर, हम सामने वालों को लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। मेरा बिजनेस है, मेरा एक दोस्त है, वो आया सर, वो आया कि भाई यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थोड़े दिनों के लिए, थोड़े महीनों के लिए, थोड़े हफ्तों के लिए, कुछ पैसे दे दे यार। मैंने कुछ पैसे दिए उसको, मैंने बोला ब्याज लगेगा, उसने बोला कोई बात नहीं दे दूंगा। तो मैं उसको पैसे दे रहा हूँ सर, मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, तो वो लोन्स एंड एडवांसेस क्या लाएंगे? लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड, ये हमारे कौन से नेचर की एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट नेचर की। वैसे ही मैंने लोन दिया, वापस रीपेमेंट मिल गया मुझे, मैंने दोस्त को लोन दिया था, उसने लाके दे दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट नेचर की एक्टिविटी में आएगा। रीपेमेंट रिसीव्ड, रीपेमेंट रिसीव्ड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स और एडवांसेस का अगर कोई रीपेमेंट रिसीव हुआ है तो वो कौन से नेचर की एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग नेचर की। उसी तरह से सर मेरे पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी, मेरा काम है, मैंने बोला रेडीमेड गारमेंट्स का, मेरी कोई बिल्डिंग पड़ी थी, मैंने क्या किया, उस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया, मुझे हर महीने किराए की इनकम मिल रही है। मेरा काम बिल्डिंग्स किराए पर देना नहीं है, मेरा काम कपड़े का है, मैं किराए पर बिल्डिंग दे रहा हूँ ताकि मुझे मंथली कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। तो वो जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम कहलाएगी? इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम। तो रेंटल इनकम जो होगी आपकी, रेंटल इनकम, अगर आपका बिजनेस किराए पर देना है, हर एक चीज़ आपका बिजनेस है सर, दुकान मकान आप किराए पर देते रहते हैं, तो वो आपकी ऑपरेटिंग नेचर की होगी। पर अगर आपका बिजनेस कुछ और है और आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से किसी को कोई किराए पर दिया है ताकि आपको मंथली कुछ वहाँ से इनकम रिसीव होती रहे, तो वो कौन सी नेचर की इनकम कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट नेचर की, इन्वेस्टिंग नेचर की। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे इन्वेस्टिंग नेचर में, उस कंपनी ने अपने शेयर्स पर डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड की अगर आपको इनकम हो रही है तो वो कौन से नेचर की इनकम होगी? इन्वेस्टिंग नेचर की, डिविडेंड इनकम। आपने अपने दोस्त को ब्याज पे पैसा दिया था, इंटरेस्ट पे लोन दिए थे सर, आपके दोस्त ने आपको इंटरेस्ट दिया है, आपने लोन दिया, इंटरेस्ट आप सामने वाले ने दिया, तो जो इंटरेस्ट की इनकम है वो भी आपके कौन से नेचर की इनकम होगी? इन्वेस्टिंग नेचर की। आया समझ में? ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे। बात करते हैं सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो कैपिटल या लोन्स बोरोइंग से रिलेटेड हो। कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस किस में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कैपिटल एंड बोरोइंग्स, इनसे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ये कंपनी का बनाएंगे, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का नहीं बनाने वाले, हम कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो जब कंपनीज का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस वक्त फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? सर ट्रांजैक्शन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सर शेयर्स इशू किए तो इश्यू ऑफ शेयर्स, या फिर हम लोगों ने डिबेंचर इश्यू किए तो इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। वैसे ही जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं उसी तरह से कंपनी मार्केट में से खुद के शेयर परचेज कर सकती है कैंसिल करने के लिए, वो कहलाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी मार्केट में जाके खुद के शेयर खरीद ले ताकि मार्केट में से कैपिटल कम हो जाए, इसको कहते हैं कैंसिलेशन, जिसका मतलब होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो यहां पर अगर कंपनी खुद के शेयर्स बायबैक कर रही है, बायबैक ऑफ शेयर्स, यहां शेयर्स मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गए, ठीक है ना। कंपनी ने जब डिबेंचर्स इश्यू किए तो फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटी। कंपनी जब डिबेंचर्स का रीपेमेंट करेगी, डिबेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर, डिबेंचर्स लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो डिबेंचर्स पे लिया हुआ पैसा आपको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लौटाना पड़ेगा। तो जब आप पैसा लौटाएंगे वो कौन से नेचर की एक्टिविटी कहलाएगी? फाइनेंसिंग नेचर की। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके अलावा आपने सर लोन्स लिए हैं कहीं से भी, चाहे आपने पब्लिक से लिया हो चाहे आपने बैंक से लिया हो, कहीं से भी अगर आपने लोन्स लिए हैं तो वो आपके कौन से नेचर की एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लोन्स टेकन, ये आपके फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटी। आपने लोन्स लिए, आपने उनको रीपे भी कर दिया सर, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ये कौन से नेचर की एक्टिविटी होगी? ये भी फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटी होगी। लोन्स लेना, लोन्स को रीपे करना, फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटी। आपने जो शेयर इश्यू किए, हम कंपनी है, हमने शेयर दिए होंगे, हम अगर उस पर डिविडेंड दे रहे हैं, हमारा खर्चा है, कौन से नेचर का खर्चा है? फाइनेंसिंग नेचर का। तो डिविडेंड पेड,
ये हमारी कौन से नेचर की एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग नेचर की। हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, डिबेंचर्स पे अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो कौन से नेचर की एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड, चाहे आप डिबेंचर्स पे दो चाहे लोन्स पे दो, ये जितना भी खर्चा है ये कौन से नेचर का खर्चा है? फाइनेंसिंग नेचर का। वैसे ही अंडरराइटर्स का कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन, ये भी कौन से नेचर का खर्चा है बेटा? ये फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस हो गया। यहां तक समझ में आया? हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि सर हम लोग अपनी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग में वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम लोग बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज सेल ऑफ गुड्स, परचेज सेल ऑफ सर्विसेज, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसीट ऑफ इनकम, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। इन्वेस्टिंग नेचर की जो एक्टिविटीज होगी उसमें हम लोग बात करेंगे कि सर अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, बेची है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदे बेचे, आपने किसी को लोन दिया, वापस पैसा मिल गया, डिविडेंड की इनकम, रेंट की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, ये सारा इन्वेस्टिंग नेचर का पार्ट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे कैपिटल और बोरोइंग्स से रिलेटेड। अगर आपने शेयर इश्यू किए आएगा, डिबेंचर इश्यू किए इसमें आएगा, लोन लिया आएगा, क्या शेयर्स को बायबैक कर लिया तो आएगा, डिबेंचर्स को रिडीम किया तो आएगा, आपने लोन्स का रीपेमेंट कर दिया इसमें आएगा, डिविडेंड पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अंडरराइटर्स का कमीशन है, ये सारी चीजें जो कैपिटल और बोरोइंग्स से रिलेटेड है ये सारी फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटीज कहलाएगी। आया सबको समझ में? क्लियर हुआ? अब बात आती है कि सर हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें इन चीजों का यूज क्या है? सर क्यों हम इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं? हम लोग इतनी सारी चीजें इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैश फ्लोज इन तीनों एक्टिविटीज में से निकलेगा। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज इन 3 पार्ट में डिवाइड होगी। हमें पता चलेगा ऑपरेटिंग से कितना कैश फ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग से कितना हुआ, फाइनेंसिंग से कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मुझे पता चला कि ऑपरेटिंग से 10,000 रुपए पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ, मतलब बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से 10,000 कैश का इनफ्लो आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से 40,000 का कैश का इनफ्लो हुआ। मतलब अगर हम बात करें बिजनेस में इन एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है कि हमारे पास में टोटल इन्वेस्टिंग में से कितना कैश आया हो, 40,000 का आया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पता चला कि सर इस एक्टिविटी में कैश आया नहीं, इस एक्टिविटी में कैश चला गया हमारा कितना, 30,000। साल भर में 10,000 इसमें से आया था, 40,000 इसमें से आया, टोटल कैश आया कितना, 10 + 40, 50,000 कैश का इनफ्लो हुआ। यहां पर आउटफ्लो दिखा कितना, 30,000 का। तो इसका मतलब साल भर में मेरा कैश का नेट फ्लो कितना हुआ, 20,000 इनफ्लो हुआ, 50,000 आया, 30,000 गया, नेट इनफ्लो कितना हुआ, 20,000 का। इसका मतलब अगर ओपनिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 लाख के हैं तो क्लोजिंग में कितने होने चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए? पहले 1 लाख था, 20,000 बढ़ गया तो कितना आना चाहिए क्लोजिंग में, 1,20,000। हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे कि ऑपरेटिंग से कितना कैश का फ्लो है, इन्वेस्टिंग से कितना है, फाइनेंसिंग से कितना है, इन सबको मिला के देखेंगे कि नेट कैश का फ्लो कितना हुआ, ऑपरेटिंग ओपनिंग कैश फ्लोज के साथ उसको जोड़ेंगे और चेक करेंगे कि सर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के वो बराबर आता है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो की। आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम में जब कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बोला होगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें मोस्ट वेटेज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो वाले पार्ट का होगा। तो प्लीज इस पार्ट को बहुत अच्छे से करिएगा, आपको एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि सर अगर हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा, यूँ कहें कि बच्चे डरते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने से। बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड है, तो आपको प्लीज़ कंसेप्ट थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो मान के चलिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट मोस्ट वेटेज वाला होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट होगा। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, हम लोग शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कहां से शुरुआत करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से। अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है तो डायरेक्ट आप शुरू कर लीजिए, बट अगर हम लोगों को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोगों को करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। उस केस में हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के लिए हम शुरुआत करेंगे सरप्लस से। कहां से शुरुआत करेंगे? सरप्लस से। सरप्लस क्या होता है, क्या कहां दिखेगा, सब बताऊंगा। सरप्लस कैसे मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ये किस चीज का? ये होगा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। आया समझ में? ये अमाउंट आपको यहां लिखना है। अब बात आती है कि सर ये सरप्लस है क्या? आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिए कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। सरप्लस का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सरप्लस का मतलब क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स? सर वो प्रॉफिट्स जिन्हें कंपनी ने, बिजनेस ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, विच आर येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा प्रॉफिट जिसको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो प्रॉफिट अभी भी P&L में दिख रहा है, वो प्रॉफिट कौन सा कहलाता है? सरप्लस। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि सर, पहले एक चीज बता देता हूं, ये सरप्लस दिखेगा कहां? ये सरप्लस आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां दिखेगा? हम जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं शेड्यूल 3 की, उस बैलेंस शीट में ये आपको दिखेगा अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कौन से पार्ट में दिखेगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। उसके अंदर एक हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। कहां? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में एक सब हेडिंग होती है सेकंड नंबर पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में दिखेगा। कहां दिखेगा सरप्लस? रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा। याद रखिएगा, रिजर्व, ये जो सरप्लस है वो कहां दिखेगा आपको? ये दिखेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नोट के अंदर दिखेगा सरप्लस। सर, हम मानते हैं कि हम लोगों को रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट दे रखा है और वहां हमारे को गिवन है सरप्लस। सरप्लस मतलब यहां लिख रखा होगा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। सर, मेरे पास 2 साल के अमाउंट्स गिवन है, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 19 में मुझे अमाउंट दे दिया 1 लाख, मार्च 20 में मुझे दे रखा है 1,45,000। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलता हूं। सर, मेरा जो सरप्लस है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, 31 मार्च 19 के दिन कितना है? 1 लाख। 31 मार्च 19 तक मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। टोटल कितना प्रॉफिट हो गया था ऐसा जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया? 1 लाख। मार्च 20 में ये कितना हो गया? 1,45,000। सर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बढ़ गए, सर सरप्लस बढ़ गया। सरप्लस बढ़ा कैसे होगा? सर, पिछले साल तो 1 लाख था, इस साल 1,45 हो गया, 145 हो गया। ये 45,000 इस साल का जो प्रॉफिट है जिसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है वो है 1 लाख से 145 हुआ है, 45,000 बढ़ गया। करंट ईयर का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या यूं कहें कि करंट ईयर का सरप्लस कितना है? 45। तो हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू करेंगे कैश फ्लोज का, तो सरप्लस यहां पर आपको अमाउंट के कॉलम में कितना लिखना होगा? ये जैसे 45 है तो 45,000। आया आपको समझ में? सरप्लस कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। आया समझ में? फटाफट पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। फर्स्ट एक बार वीडियो पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो। सरप्लस के अंदर हम लोगों को 4 चीजें ऐड करनी है। कितनी ऐड करनी है? 4 चीजें। प्लीज इसे याद रखिएगा, सरप्लस में आपको 4 चीजें प्लस करनी होगी। कौन कौन सी चीजें ऐड करनी होगी? कौन कौन सी चीज प्लस करेंगे हम लोग? ऐड 4 ट्रांजैक्शन प्लस होंगे। पहला ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसे हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इसका अमाउंट ऐड करेंगे। सर, जनरल रिजर्व में हम लोगों ने कुछ पैसा ट्रांसफर किया। मान के चलिए जनरल रिजर्व में मेरे पास लास्ट ईयर 80,000 था, मैंने 90 हो गया इस साल। मेरा जो
31 मार्च 2018 का जनरल रिजर्व दिख रहा था 80,000, 31 मार्च 2019 अगले साल 90 दिख रहा है। इस साल बढ़ा है। रिजर्व बढ़ते कब है? जब हम लोग प्रॉफिट्स ट्रांसफर करते हैं रिजर्व के अंदर, जब हम लोग कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट को रिजर्व के तौर पे बना साइड में निकाल के रखते हैं तब रिजर्व बनते। ये 10,000 रुपये बढ़ा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रॉफिट्स को साइड में निकाल के रखा होगा। तो ये जो ट्रांसफर टू रिजर्व ये क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में दो चीजें और है, दो तरह का डिविडेंड है वो ऐड करेंगे। क्यों करेंगे एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद में बताऊंगा आपको। एक तो है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन से ईयर का? प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है सर, याद रखिएगा प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर का ऐड करेंगे। ओके, और क्या ऐड करेंगे? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। इंटरिम डिविडेंड कौन सा ऐड करेंगे? करंट ईयर का। क्यों करेंगे, क्या करेंगे, सब बताऊंगा, पहले लिखो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, दो तरह का डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल में जो टैक्स का प्रोविजन बनाया है उसे भी ऐड करना होगा। चार चीजें ऐड होगी। ट्रांसफर टू रिजर्व, दो तरह का डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड इस साल का, और प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर में बनाया है। अब सर एक बार समझा दो कि ये क्यों प्लस किया। सर बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का। कितने का प्रॉफिट हुआ? कंपनी को 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज में से कंपनी ने टैक्स का पेमेंट कर दिया 20%, 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये। कंपनी के पास में प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स कितने का? 80,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप लोगों ने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि इनकम टैक्स प्रोप्राइटरशिप में ड्राइंग्स के तौर पे देखा जाता है। प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स क्या माना जाता है? ड्राइंग्स। आप लोगों ने कुछ ट्रांजैक्शंस किए थे कि सर इनकम टैक्स पेड हम लोग करते थे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कंपनीज में इनकम टैक्स को ड्राइंग नहीं माना जाता क्योंकि कंपनीज में ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर। कंपनीज में जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। क्या ट्रीट किया जाता है? एक्सपेंस। इसे खर्चा माना जाता है। कंपनी के पास में दो तरह का नेट प्रॉफिट आता है। एक तो होता है नेट प्रॉफिट टैक्स से पहले, और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने इसमें से 20,000 रुपये टैक्स दे दिया, कंपनी के पास में प्रॉफिट कितना बचा? 80,000। कंपनी को लगा कि सर हमें कुछ पैसा फ्यूचर में चाहिए होगा एक्सपांशन वगैरह के लिए, तो कंपनी ने क्या किया? कुछ पैसा साइड में निकाल के रख दिया। मतलब कंपनी ने कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे साइड में निकाल के रखा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, कंपनी ने 10,000 रुपये साइड में निकाल के रख दिए, रिजर्व बना दिया 10,000 का। कंपनी के पास कितना बचा? 20,000। कंपनी ने ये जो 20,000 है कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कंपनी को, बट कंपनी ने डिसाइड किया कि हम सारे शेयर होल्डर्स को 20,000 नहीं देंगे। कंपनी ने डिसाइड किया हम डिविडेंड के तौर पे, डिविडेंड क्या होता है बता देता हूं। कंपनी में जब भी हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, कंपनीज के अंदर प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर्स को मिलता है। ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी में जब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटा जाता है उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड। कंपनी 70,000 बांटने वाली थी, बट कंपनी को लगा नहीं यार 70,000 नहीं बांटना है, हम अभी सिर्फ कितना बांटेंगे? 20,000। ऐसा नहीं है कि कंपनी मना कर रही है कि हम 50,000 कभी नहीं बांटेंगे। ये 50,000 प्रॉफिट पड़ा हुआ है कंपनी के पास में, कंपनी चाहे तो वो भी बांट सकती है, बट कंपनी ने अभी कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 70 में से 20 कितना बच गया? बैलेंस बच गया सर। बैलेंस किस में बच गया? P&L में। किस में बच गया? P&L में बैलेंस बच गया कितना? 50,000। लास्ट ईयर मान के चलते हैं कि P&L में 1 लाख था, पहले P&L में 1 लाख पड़ा हुआ था। इस साल का प्रॉफिट और कितना बढ़ गया? 50। ये सरप्लस है, तो करंट ईयर में मुझे कितना दिख रहा होगा? P&L का बैलेंस 1,50,000। आया समझ में? अब मैंने यहां से शुरू किया सर 50 से, मान लीजिए मैंने शुरू कहां से किया? इस 50 से शुरू किया, ये सरप्लस मैंने यहां से शुरू किया 50,000 से। मुझे आना है यहां पर सरप्लस से पहुंचना है नेट प्रॉफिट पे। जो जो चीजें माइनस करी उन्हें प्लस करूंगा। ये टैक्स माइनस किया था,
प्लस करेंगे सर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये मेड की कहानी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा सर, आने वाली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर क्या चीज है। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व, हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया तो हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया, वापस बढ़ाओ, ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविडेंड हम लोगों ने माइनस किया तो डिविडेंड प्लस किया, हमने दो तरह का डिविडेंड प्लस किया, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का ऐड करना है, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। क्यों ऐसा, आने वाली वीडियो में जब मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा तब वहां समझाऊंगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है सर? सर फॉर एग्जाम्पल कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। कंपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन इस ईयर में करेगी, इस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल 20 के बाद ही बनेगी। कब बनेगी? 1 अप्रैल 20 के बाद बनेगी। तो सर कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कब करेगी? 1 अप्रैल 20 के बाद करेगी। बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि सर इस ईयर के दौरान कंपनी को अगर कोई अच्छा प्रॉफिट हुआ या कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि हम कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि सर हमारे को कुछ प्रॉफिट हुआ था उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो ड्यूरिंग द ईयर, वैसे तो प्रॉफिट कब बटेगा? 1 अप्रैल 20 के बाद ही बटेगा इस ईयर का। बट अगर डायरेक्टर्स चाहते हैं इस ईयर के बीच में, डायरेक्टर्स ने सोचा सर 31 अक्टूबर 2019 फॉर एग्जाम्पल दिवाली थी, इस दिन हम लोग इस दिन कुछ प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे बांटना चाहते हैं, अभी ईयर खत्म नहीं हुआ है बट फिर भी बांटना चाहते हैं, तो भी डायरेक्टर्स बांट सकते हैं, पर उस डिविडेंड को क्या बोलेंगे? इंटरिम डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड भी प्रॉफिट में से ही बांटा जाता है, तो इस इंटरिम डिविडेंड को भी क्या किया जाएगा? प्लस। आया समझ में? क्या बोला वापस सुनना। 4 तरह की चीजें प्लस होगी, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 2 तरह का डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड इस साल का, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस होगा। ये 4 चीजें तो आपको याद रखनी ही है। इन 4 चीजों के अलावा 3 चीजें और है। कौन कौन सी? सर एक आइटम आती है जिसे आपको ऐड करना होगा, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बिजनेस के अंदर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कोर्स में नहीं होते, जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सर गोडाउन में आग लग गई, सामान जल गया, नुकसान हो गया, ऑर्डिनरी कोर्स में तो नहीं हुआ, वो नुकसान वापस ऐड करो, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, उसे वापस प्लस करो। सर भूकंप आया, गोडाउन खत्म हो गया, फैक्ट्री खत्म हो गई, लॉस हुआ, ऐड कर दो। उसके अलावा साइक्लोन आया, फ्लड्स आया, इसकी वजह से नुकसान हुआ, वो नुकसान वापस क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, क्योंकि उस नुकसान की वजह से प्रॉफिट कम हुआ था, मैं वापस उसे क्या करूंगा? एडअप करूंगा। आया समझ में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब आपको फायर से नुकसान हो रहा है, थेफ्ट से हो रहा है, अगर आपको फ्लड से हो रहा है, साइक्लोन से हो रहा है, अर्थक्वेक से हो रहा है, किसी भी चीज़ से नुकसान हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऐड करी जाएगी। 2 चीज़ें लेस की जाती है, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस प्लस किया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को इंश्योरेंस क्लेम का पैसा रिसीव हुआ, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा रिसीव हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ गए, ये प्रॉफिट्स बढ़ गए, मुझे नॉर्मल पे लेके आना, तो वापस प्रॉफिट्स को क्या करूंगा? कम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स माइनस होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स। ठीक बात है सर। मैंने आपको एक चीज बोली कि प्रोप्राइटरशिप के केस में इनकम टैक्स एक ड्राइंग होता है, बट कंपनी के केस में इनकम टैक्स क्या होता है? एक्सपेंस होता है सर। टैक्स का पेमेंट करूंगा तो खर्चा मानेंगे। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने टैक्स ज़्यादा दे दिया, इनकम टैक्स वालों ने रिफंड किया हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा दे दिया तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे आपका पैसा आपने ज़्यादा दिया हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जितना बनता है उतना ही रखेंगे, ज़्यादा दे दिया तो रिफंड करेंगे। अब हम लोगों ने जब दिया तब खर्चा माना, रिफंड आएगा तो उसे क्या मानेंगे? इनकम। अगर हमारे को कोई इनकम टैक्स का रिफंड मिला तो हमारी इनकम शो हुई, और इनकम की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए, उन प्रॉफिट्स को वापस नॉर्मल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? लेस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। टोटल 7 आइटम्स होगी। हम लोग बोलेंगे कि सर क्या क्या प्लस करना है? 5 चीजें प्लस करनी है, 4 तो बहुत बेसिक है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 2 तरह का डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड इस साल का।
उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये 4 चीजें। 3 चीजें दूसरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस होगी, उसके अलावा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस होगा। इतना आप करेंगे, आप इतना प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम लोगों को अगर ये गिवन है तो यहां से शुरू करना है, नहीं गिवन है तो सरप्लस से शुरू करके ये निकालना है। आया समझ में? सरप्लस हम लोगों को बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखेगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। 7 आइटम्स का ट्रीटमेंट होगा, 4 आइटम बहुत बेसिक है प्लस होगी। एक बार वापस रिपीट करते हैं क्लास फास्ट। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड होगा, 2 तरह का डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड इस साल का। प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला सर? करंट ईयर में जो बनाया, मेड ड्यूरिंग द ईयर। 3 चीजें अलग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस होगी और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस होगा। सर इतना सब करने के बाद में आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स तो हटा दिया, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आया समझ में? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे फटाफट नोट डाउन कर लिया जाए। आगे कुछ और बात करेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे। एक बार फास्ट पॉज करके इसे नोट डाउन करो, फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उसे एक बार बहुत अच्छे से एक बार सेल्फ स्टडी करिएगा। कहीं पे दिक्कत लगती है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाला है, अभी तो और चीजें आनी बाकी है सर। ये हम लोगों ने सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट किया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अभी तो और आगे आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये जो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है चैप्टर, इसकी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उसे प्लीज अब सीक्वेंस से देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। अगर आपने बीच में ब्रेक किया सीक्वेंस या अगर आपने बीच में वीडियोस देखना बंद कर दिया तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट अधूरा रह जाएगा और अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितनी भी वीडियोस आएगी एक बार लाइन वाइज देखिएगा, आपको बेल आइकन आप प्रेस करिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है किसी भी कंसेप्ट में, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे क्लास 11th हो या 12th हो, CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स हो, प्लीज़ आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, मुझे मैसेज करिए। आपके सारे डाउट्स का विद इन द 24 आवर्स रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।